ओके सो अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की पैथोलॉजी और ये हमारी पहली वीडियो है उस पर। तो हमने इस वीडियो में स्टडी करनी है ग्रेव्स डिजीज़ जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो पहले हम थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, और वन बाय वन हम डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट डिजीज़ इज़ ग्रेव्स डिजीज़। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है मतलब कि बॉडी का अपना ही एग्जर्बेटेड रिस्पॉन्स है अपने ही ग्लैंड्स के अगेंस्ट। इन दिस केस द थायराइड ग्लैंड, उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, 3 तरह के एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा टी सेल्स बन रहे हैं। तो जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके नतीजे में हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है या थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, एलिवेटेड थायराइड हार्मोन सिम्टम्स आ रहे हैं। जबकि एक और भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि अगेन थायराइड ग्लैंड की ही डिजीज़ है, लेकिन उसके नतीजे में हाइपोथायरॉइडिज्म सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अच्छा। तो इन द अर्ली टाइम्स जो ग्रेव डिजीज थी, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज वायलेंट एंड लॉन्ग कॉन्टीन्यूड पॉल्पिटेशंस इन फीमेल्स। तो फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, 7 टाइम्स मोर देन मैन। और सिंस थायरोटॉक्सिकोसिस की डिजीज़ है, थायराइड हार्मोन का लेवल एलिवेटेड है, तो वायलेंट एंड लॉन्ग कॉन्टीन्यूड पॉल्पिटेशंस इसमें आ रही हैं डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन लेवल ज़्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो सिंपैथेटिक सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा। तो ग्रेव डिजीज इज अ ट्रायड ऑफ 3 सिम्टम्स। 3 सिम्टम्स क्या है? नंबर 1 इज थायरोटॉक्सिकोसिस that is caused by a diffusely enlarged and hyperfunctional thyroid gland. Makes sense। ठीक है, अब वो diffusely enlarged होता क्यों है, hyperfunctional होता क्यों है, हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है इसके सिम्टम्स में कि इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी होती है विद रिजल्टेंट एक्सोफ्थेल्मोस 40% ऑफ पेशेंट्स में। ठीक है, अब इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी क्या है? ऑफ्थेल्मोपैथी इसमें ऐसी होती है कि जो आईबॉल होती है वो प्रोट्रूटेड होती है, और जिसको एक्सोफ्थेल्मोस भी कहते हैं। और इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब ये है कि जो रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ हैं या जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, अच्छा, और एंटीबॉडीज़ की। अच्छा, देन एक लोकलाइज्ड इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी भी है। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड सिम्टम्स भी हैं, ऑफ्थेल्मोपैथी भी है, और साथ में डर्मोपैथी या स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स भी हैं, जिसमें होता ये है कि जो शिन का एरिया है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ टिबिया का जो एरिया है, वहाँ पर बाय द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दिस लिम्फोसाइट्स वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाती है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स की, जिस नतीजे में जो स्किन होती है वो इंड्यूरेटेड और थिकंड मिलती है हमें, और वहाँ पर एडीमा सा डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री टिबियल एडीमा। और ये बहुत ही माइनॉरिटी ऑफ केसेस हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये हर केसेस में नहीं होता, किसी केसेस में नज़र आता है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस, ऑफ्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी 3 सिम्टम्स हैं किसके? ग्रेव्स डिजीज़ की। ये बात होगी। अच्छा, बाकी फिर ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड बेयरिंग एज वीमेन में नज़र आते हैं सिम्टम्स मोस्टली, और साथ में इसकी एक जेनेटिक एटियोलॉजी है, मतलब सिंस ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसके मतलब कोई जेनेटिक फैक्टर्स ही इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, सच कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है। तो जो हम इसमें देखते हैं कि एंटीजन है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA एंटीजन जो DR3 है, वो एसोसिएटेड है इसके साथ। इसका हमें पॉलीमॉर्फिज्म्स मिले उन जीन्स में जो कोड कर रही हैं फॉर इनहिबिटरी टी सेल रिसेप्टर CTLA4 और टायरोसिन फॉस्फेटेज PTPN22। सो उनमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म्स आए इनके जीन्स में, इन रिसेप्टर्स जीन में, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर इनहिबिशन वाले जीन्स में, लाइक CTLA4 में और PTPN22 जीन में, तो और साथ में HLA-DR3, ये 3 हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, PTPN22, CTLA4 एंड HLA-DR3। अच्छा, ये बात होगी। फिर पैथोजेनेसिस देखते हैं कि क्यों हाइपर फंक्शनल और हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड है, क्यों ऑफ्थेल्मोपैथी है, क्यों डर्मोपैथी है। तो हम ये देखेंगे जो मैनिफेस्टेशंस है ग्रेव डिजीज़ की, दे आर कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ विच आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर। ठीक है, और ये TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और फिर बाइंड करती हैं इस रिसेप्टर के साथ, और जब ये बाइंड करती हैं इस रिसेप्टर के साथ तो ना ये TSH का रिस्पॉन्स एलिसिट करती हैं। ऑल्दो TSH प्रेजेंट तो नहीं है, प्रेजेंट तो एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन वो ऐसे एक्ट करेंगे रिसेप्टर पे कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और फॉलिकुलर सेल्स थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, so they bind to stimulate the thyroid follicular cells independent of the endogenous trophic hormones। और 3 तरह की एंटीबॉडीज इसमें हमें नजर आती हैं पेशेंट में। ये जो सबसे कॉमन है विच दीज आर दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स TSIs। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन विच मेक सेंस, हमें स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज चाहिए फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज। अच्छा, ये IgG एंटीबॉडीज होती हैं TSIs, एंड ये बाइंड करती हैं TSH रिसेप्टर पे और मिमिक करती हैं एक्शन ऑफ TSH स्टिमुलेटिंग एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज अगर एक्टिवेट होगा तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रिलीज ज़्यादा होगा, और हमें ये TSIs इन द सीरम ऑफ और इन द ब्लड ऑफ पेशेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज आइडेंटिफाई भी होती हैं। दीज आर स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज TSIs। ठीक है, सेकंड एंटीबॉडीज हमें नजर आती हैं उसको हम कहते हैं TGSIs। दीज आर द थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटर द नेम इंडिकेट्स, इसमें क्या होगा, ये एंटीबॉडीज थायराइड फॉलिकुलर सेल्स की
प्रोलिफरेशन कराएंगी, थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा कराएंगी, इसलिए हमें हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड मिलता है। सो दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर, सारे TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट, ठीक है, ये भी डायरेक्टेड होती है अगेंस्ट TSH रिसेप्टर, एंड दीज एंटीबॉडीज हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द प्रोलिफरेशन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम। मेक सेंस। थर्ड टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड दीज आर द TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, जो ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि ऑपोजिट एक्शन करा रही हैं, ये TSH ट्रॉफिक हार्मोन की बाइंडिंग इनहिबिट करा रही हैं ऑन द TSH रिसेप्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैन से पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स दे रही हैं कि दीज एंटी TSH एंटी रिसेप्टर एंटीबॉडीज प्रिवेंट द TSH फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, और इट में इनहिबिट द थायराइड सेल फंक्शन, राइट। तो इसलिए हमें ग्रेव्स डिजीज में समटाइम्स हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। इसके अलावा हमने कहा था जो ऑफ्थेल्मोपैथी है या जो डर्मोपैथी है उसमें हम इन्फिल्ट्रेशन देख रहे हैं लिम्फोसाइट्स की भी, मोस्टली T लिम्फोसाइट्स, तो उसका भी थोड़ा सा पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं कि T सेल मीडिएटेड ऑटोइम्यून फिनोमेना भी होता है, जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी। कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेव डिजीज की, ट्रायड में जो सेकंड सिम्टम था वो इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी का ही था। सो इन ग्रेव डिजीज ऑफ्थेल्मोपैथी द वॉल्यूम ऑफ द रेट्रो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यूज एंड एक्स्ट्राओकुलर मसल्स इज इंक्रीज। और ये क्यों इंक्रीज हुआ दोनों चीज़ों का वॉल्यूम? क्योंकि चार काम हो रहे हैं। नंबर वन इज दैट देयर इज अ मार्क्ड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द रेट्रोऑर्बिटल स्पेस बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, प्रिडोमिनेंटली टी सेल्स ने प्रोलिफरेशन की हुई रेट्रोऑर्बिटल स्पेस में। सेकंड वहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की, ठीक है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन हो रही है और एडिमा हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स की, लाइक हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स एज ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, वहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। और इसलिए बनता है ज़्यादा क्योंकि जो रेट्रोऑर्बिटल स्पेस में या जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में या जो प्रीटिबियल एरिया में फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर होता है TSH रिसेप्टर। जब TSH एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो फाइब्रोब्लास्ट के TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करे तो फाइब्रोब्लास्ट ले डाउन करते हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स को, जो कि यहाँ पर हैं भी। अच्छा, फोर्थ जो काम हो रहा है दैट इज द इंक्रीज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स, को हम कहते हैं फैटी इन्फिल्ट्रेशन। तो चार काम है जो ऑफ्थेल्मोपैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ T सेल्स इन द रेट्रोऑर्बिटल टिश्यूज, नंबर टू वाज एडिमा एंड swelling of the extraocular muscle, third was accumulation of extracellular matrix components, and fourth was the increased number of adipocytes, fatty infiltration. अच्छा, फिर हम यही कह रहे हैं कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में हाइपोथायराइडिज्म होता है और अच्छा ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं ना थायराइड ग्लैंड के, दीज कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम, मतलब इसमें हाइपोथायराइडिज्म में मिल सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में मिल सकता है। लाइक अगर हाशिमोटो थायराइडाइटिस है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म मिलेगा। और हम ये भी कहते हैं समटाइम्स ग्रेव डिजीज़ के साथ हमें हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, समटाइम्स हमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ ग्रेव डिजीज़ को एग्जिस्टेंट मिल रही होती हैं। अब जो पेशेंट प्रोन है टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, तो इट इज़ नॉट इट्स नॉट सेड कि उसको जस्ट ग्रेव डिजीज़ ही होगी या जस्ट थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होंगे, उसको बहुत से और भी सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक SLE है, पर्टनेशियस अनीमिया है, रीसेंट डिजीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। अब एक ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट है, उसका थायराइड ग्लैंड हाइपरप्लास्टिक है, हाइपर फंक्शनल है, उसको ऑफ्थेल्मोपैथी है, डर्मोपैथी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? तो कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है थायराइड ग्लैंड की। इन केस ऑफ थायराइड डिजीज़ वो हम देख लेते हैं कि इन द टिपिकल केसेस ऑफ ग्रेव डिजीज़ द थायराइड ग्लैंड इज enlarged and symmetrically enlarged due to the diffuse hypertrophy and hyperplasia of the thyroid follicular epithelial cells. क्यों? Due to TGSIs, वही पढ़ के आए, रिमेंबर। अच्छा, और जो उसका जो ग्लैंड होता है वो यूली स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, एंड इट इज़ द कैप्सूल इज़ इंटैक्ट, क्योंकि कोई न्यूप्लेजिया तो है नहीं ना जो कि कैप्सूल ब्रेक होगा। अच्छा, माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलता है? हमें ये नज़र आता है कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अनट्रीटेड केसेस में वो कैसे हैं? टॉल हैं, कलमनर हैं और मोर क्राउडेड हैं देन यूजुअल। तो क्राउडेड, टॉल, कलमनर, हाइपरप्लास्टिक थायराइड फॉलिकुलर सेल्स आर सीन इन केस ऑफ ग्रेव डिजीज है। तो ये बात होगी जो क्राउडिंग है इन सेल्स की, इसकी वजह से ना उनके वहाँ में स्मॉल पेपिली फॉर्मेशन बन जाते हैं। डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा सारे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होंगे तो मिलकर एक पेपिला बना देंगे। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि the difference between the papillae of Graves disease and the papillae of papillary carcinoma is that these papillae don't have a fibrovascular core, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कोलॉइड पड़ा होगा विद इन दिस फॉलिकल्स इट विल बी पेल, और इसके स्कैलप्ड मार्जिन्स होंगे इस कोलॉइड के, ठीक है। तो एक तो हो गया पेल स्कैलप्ड कोलॉइड, सेकंड वाज टॉल हाइपरप्लास्टिक पेपिले फॉर्मिंग एपिथेलियल सेल्स, और थर्ड हमें एज ऑलरेडी टोल्ड कि लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे लिम्फॉइड सेल्स के, लाइक T सेल्स के, B सेल्स के, प्लाज्मा सेल्स के, ठीक है, थ्रू आउट द ग्लैंड, और जर्मिनल सेंटर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी जो ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी, हमें तीन मॉर्फोलॉजी ग्लैंड से रिलेटेड मिलती है। इसके अलावा हमें नजर आएंगे चेंजेस इन द एक्स्ट्रा थायरॉइडल टिश्यू एज वेल, जनरलाइज लिम्फ नोड्स हैं बॉडी के, वहाँ पे जनरलाइज्ड लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, ये भी हमें मिलेगा, ठीक है।
और ऑफ्थेल्मोपैथी इन पेशेंट्स में उनमें हमें क्या मिलेगा कि जो टिश्यूज हैं ऑर्बिट के वो एडिमेटस होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स एज आई टोल्ड यू इन एडिशन देयर इज आल्सो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो वहाँ पर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स भी जाते हैं, वहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी बड़े हुए हैं, स्पेशली द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो ऑर्बिटल मसल्स हैं वो भी एडिमेटस, रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू भी एडिमेटस है, जो मसल्स हैं वो भी एडिमेटस हैं, और वहाँ पे पहले तो एडिमेटस होंगे, बाद में उनकी फाइब्रोसिस भी हो जाएगी लेट इन द कोर्स। और जो डर्मोपैथी है जो कि शिन के एरिया में हो रही है वो कैसी है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग ऑफ द डर्मिस एज रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स एंड लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इन पेशेंट्स के हमें क्लिनिकल फीचर्स कैसे मिलते हैं, तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ग्रेव डिजीज़ की उसमें वही थायरोटॉक्सिकोसिस सिम्टम है, वही पाल्पिटेशंस है, स्वेटिंग है और वेट लॉस है और इंसोम्निया है, वही कंप्लेंट्स आएंगे सारे, ठीक है। और कुछ जो फीचर्स यूनिक है फॉर ग्रेव डिजीज, उसमें क्या होगा, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया होगा, ग्लैंड इलाज मिलेगा उनको, ऑफ्थेल्मोपैथी होगी जिसमें एक्सोफ्थेल्मोस है, डर्मोपैथी होगी जिसमें हमने अभी ऊपर बात की कि थिकनिंग हो जाएगी स्किन की वहाँ पे ऑरेंज पील अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो सिंस थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है तो वहाँ पर डेफिनेटली वास्कुलर फ्लो भी ज़्यादा होगा, जिसके नतीजे में हमें क्या नज़र आएगा कि ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई वहाँ पे हमें एक ऑडिबल ब्रूइंग मिलेगी, ठीक है। और साथ में सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से हमें उन पेशेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक स्टेयरिंग गेज मिलेगी और लिड लैग मिलेगा, तो भी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेव्स डिजीज़ का। और एक्सोफ्थेल्मोस भी मिलेगा, ठीक है। और सिंस एक्सोफ्थेल्मोस है तो कॉर्नियल जिसको कहते हैं एक्सपोजर केराटाइटिस, तो हमें कॉर्नियल इंजरी भी मिल सकती है। और जो इसमें प्रीटिबियल मिक्सिडीमा है जिसको हम डर्मोपैथी भी कहते हैं, उसमें यही है कि स्केली थिकनिंग होगी, इंट्रोडेशन होगी स्किन की, और साथ में हमें पेप्यूल्स नोड्यूल्स फॉर्मेशन मिल सकती है, ऑरेंज पील टेक्सचर है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमें TSH लेवल कम मिलेगा, T3 T4 लेवल ज़्यादा मिलेगा, और रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक भी बढ़ा होगा क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव है, ठीक है। तो इसकी बस यही इसकी इंपॉर्टेंट वो है समरी कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस है ऑफ्थेल्मोपैथी और डर्मोपैथी डिजीज़ में 3 सिम्टम्स ऑफ ट्राइड है। ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही, इसमें TSIs हैं, TGSIs हैं और TSH बाइंडिंग इनहिबिटरी एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया मिलेगा और हाइपरट्रोफी मिलेगी, फॉलिकल्स की, लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन के इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, और लैब फाइंडिंग हम देख चुके हैं। इसके अलावा मैं इसको पैथोमा से रिवाइज करना चाहती हूँ। उसमें यही है कि ये ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं अगेंस्ट TSH रिसेप्टर्स, तो इसलिए ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। ये टाइप 2 अगर पूछा जाए कि ये ग्रेव डिजीज़ कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो दिस इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और सुनते में हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है, विमेन को अफेक्ट कर रहा है, एक्सोथेल्मोस और प्रीटिबियल एडिमा हुई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है रेट्रोऑर्बिटल टिश्यू में, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में और साथ में प्रीटिबियल एरिया में, उनके ऊपर TSH रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने ज़्यादा लेर ऑन किए ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, जिसके नतीजे में वहाँ पर बिल्डअप हुआ इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स का, इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रोसिस हुई और डीमा हुआ डेवलप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। देन हमें ग्रेव डिजीज की सेटिंग में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी मिल रहा है और इंक्रीज सीरम ग्लूकोज भी मिल रहा है क्योंकि सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुई है, ठीक है। सॉरी, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया मिल रहा है, ठीक है, नॉट हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया मिल रहा है और इंक्रीज ग्लूकोज मिल रहा है इन द सीरम। इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसमें हम तो बीटा ब्लॉकर देते हैं टू कंट्रोल द सिम्पैथेटिक सिम्टम्स, और इसके अलावा हम थायोमाइड्स देते हैं टू डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और साथ में रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर सकते हैं ग्लैंड की, ठीक है। थायराइड स्टोम एक कॉम्प्लिकेशन है ग्रेव डिजीज़ की, जिसमें अगर किसी थायराइड ये ग्रेव डिजीज़ के पेशेंट को समटाइम्स को स्ट्रेस मिले, लाइक चाइल्ड बर्थ है, ये सर्जरी है, तो उस टाइम इसमें ना कैटेकोलामीन्स का लेवल बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन का एक्सेस हो जाता है, जिस नतीजे में सिम्टम्स मिलते हैं एरिथमिया की, हाइपरथर्मिया के, वॉमिटिंग की और हाइपोवोलेमिक शॉक के। एरिथमिया, हाइपरथर्मिया, अब हम वोमिटिंग एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, तो उस केस में हम उसको PTU या थायोमाइड्स देने होते हैं, बीटा ब्लॉकर और स्टेरॉइड्स देने होते हैं। और जो PTU की बात की जा रही है, थायोमाइड है, इट inhibits the thyroid hormone synthesis at the stages of organification, oxidation, coupling, and also inhibits the peripheral conversion of T4 to T3, क्योंकि T3 more active form होती है ना थायराइड हार्मोन की। तो बस ये बात है अबाउट द ग्रेव डिजीज़। आई होप इट वाज हेल्पफुल।